अब एक और कंडीशन यहां से दूसरी बनती है। अब दूसरी कंडीशन यह बनती है कि प्रेक्षक स्थिर स्रोत को पार करे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ ऐसा है कि स्रोत यहां पर स्थिर है, यानी कोई भी स्पीकर है और वो यहां पर रेस्ट पर है, कोई भी म्यूजिक सिस्टम अपना लगा हुआ है, या कोई भी सायरन है, या कोई भी स्थिर वहां से सीटी लगातार बजी हुई है। अब क्या है? अब कंडीशन यह है कि यहां से कोई प्रेक्षक भागा भागा इसकी तरफ आए और इसको पार करके अब इससे दूर जाने लगे। तो क्या कंडीशन हो गई कि वो भागा भागा इसके पास आए और इसको पार करके दूर जाने लगे। या यूं भी कंडीशन समझ सकते हो, ध्यान से देखो कि एक स्रोत यहां, एक स्रोत यहां, दोनों की आवृत्तियां समान, दोनों रेस्ट पर, और बीच में अपन दूर जा रहे हैं, एक से दूर जा रहे हैं। तो देखो स्टेटमेंट कैसे बदला कि इस स्रोत के सापेक्ष हम क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, और इस स्रोत के सापेक्ष हम क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं। तो बात वही हो गई कि एक प्रेक्षक जो है वो एक स्रोत के करीब और एक स्रोत के दूर, या यहां पर भी वही बात है कि पहले करीब और फिर दूर। तो एट ए टाइम अगर ऐसा होता है तो मुझे दो जो आवृत्तियां सुनाई देंगी, तो इन दोनों आवृत्तियां यानी एन डैश और एन डबल डैश में अंतर की वजह से मुझे दोनों स्रोतों की वजह से क्या हो गए, विस्पंद सुनाई देंगे। तो कंडीशन दोनों है, दो सिचुएशन है कि पहले और बाद से भी हम यहां पर इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, या एक ही क्षण पर एक स्रोत के करीब जा रहा हूं और एक स्रोत से दूर जा रहा हूं, यहां से भी इसको समझ सकते हैं। अब अंतर क्या है, ध्यान से समझिएगा कि जब पास जा रहा है किसी स्रोत के, तो पास जा रहा है तो आवृत्ति अधिक उत्पन्न होगी, यानी अधिक आभासी सुनाई देगी, तो v प्लस वी ओ अपॉन वी इंटू एन। और जिससे दूर जा रहे हैं उसके लिए क्या हो जाएगा, v माइनस वी ओ अपॉन वी इंटू एन। आवृत्तियों में अंतर है, घटाना पड़ेगा, घटाएंगे तो वही डेल्टा एन हो जाएगा, और इस स्थिति में वही डेल्टा एन विस्पंद संख्या हो जाएगी। तो हम कह दें बीट या डेल्टा एन, घटा देंगे तो एन कॉमन ले लिया, v भी यहां से नीचे सेम है तो v भी कॉमन ले लू तरीके से। तो अब ऊपर क्या बचा, v प्लस वीओ, माइनस लगा के यहां क्या बचा, v माइनस वीओ, v से v काट दो, तो यहां से vo और माइनस माइनस प्लस vo, तो 2vo ऊपर हो गया, नीचे v बचा इंटू एन। तो फॉर्मूला कुल मिला के ये बन गया 2vo अपॉन v इंटू एन। तो अल्टीमेटली हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। और तुलना करें तो बहुत मजे की बात कि जो कंडीशन इसके जस्ट पहले वाली है और ये वाली है, फॉर्मूला लगभग सेम आया है। पहले कौन था, पहले सोर्स चल रहा था तो फॉर्मूले में vs था, अभी प्रेक्षक चल रहा है इसीलिए यहां पर क्या आ गया, vo आ गया। क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कहा है कि 330 हर्ट्ज आवृत्ति के दो सायरन हैं और दोनों दूर रखे हुए हैं इस तरीके से, एक उधर रखा होगा एक इधर रखा होगा, और उनके बीच में ना एक प्रेक्षक भाग रहा है। अब सिंपल सी बात है यार, उनके बीच में अगर वो एक प्रेक्षक 2 मीटर पर सेकंड की चाल से, यानी यूं कह दूं ये 2 मीटर पर सेकंड क्या हो गया, vo, ये क्या हो गई वास्तविक आवृत्ति, और ये जो दूरी है वैसे भी हमने कहा है कि इस दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हाँ हमें पता है कि दोनों अलग अलग इस तरीके से दूर कहीं पर रखे हुए हैं। और जो ध्वनि का वेग है v अपने को दे दिया। अब कहा है कि विस्पंदों की संख्या, तो सिंपल सी बात, फॉर्मूला हमने सीखा 2vo बाई वी इंटू एन, तो बस वही चीज हम कर देंगे कि जो भी विस्पंद संख्या होगी वो 2vo बाई वी इंटू एन, जो vo है वो वेग रख दो, जो vs है ध्वनि का, वो ध्वनि का वेग जो v है वो रख दो, साउंड का वेलोसिटी, इनटू वास्तविक जो भी फ्रीक्वेंसी है 330 वो रख दो। और जैसे ही अपन ये सारी वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे अपने को क्या मिल जाएगा, 4 विस्पंद प्रति सेकंड उन दोनों तरंगों की वजह से, उन दोनों स्रोतों की वजह से मिल जाएगा। अब बात एक और पॉइंट पर आती है। पॉइंट यह है कि ये जो स्रोत है ना, ऐसे अपन ने r त्रिज्या के गोले पर ओमेगा से घुमा दिया इस केंद्र के सापेक्ष, ऐसे घूम रहा है वो, और मान लूं कि हम उस वृत्ताकार पथ से कहीं दूर खड़े होकर, मान लूं यहां पर खड़े होकर, ऐसा अपन बन गए क्या, ऑब्जर्वर, वो भी रेस्ट पर। अब बहुत दूर खड़े हैं, अपने को वो स्रोत लगातार घूमता नजर आ रहा है। तो स्थिर स्रोत, जब स्रोत स्थिर प्रेक्षक से दूर वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तब की हम बात कर रहे हैं। अब 4 कंडीशंस हमें दे दी, 4 कंडीशंस हम कह सकते हैं 1 2 3 4, और हमें इन चारों स्थितियों में जो आभासी आवृत्ति होगी उसमें क्या क्या स्थितियां बनेंगी उन्हीं को अपने को पता करना है। तो ध्यान से समझेंगे कि जब इस रेखा पर हम यहां पर हैं, तो मैं इनको मिला दूं कुछ ऐसे, ध्यान से देखो। जब हम यहां पर खड़े हैं, इस रेखा के अनुदिश हम बात कर रहे हैं, और जब स्थिति चाहे ये हो या स्थिति चाहे ये हो, इसको मिलाने वाली रेखा के लंबवत है वेग, किसका, स्रोत का। तो हमने क्या कहा कि जो अगर स्रोत और प्रेक्षक को मिलाने वाली रेखा है उसके लंबवत अगर कोई वेग है तो कोई डॉपलर प्रभाव नजर नहीं आता, या यूं कह दें कि आवृत्ति में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा।
तो इस स्थिति में भी जो आवृत्ति सुनाई देगी वो n ही सुनाई देगी, और इस स्थिति में भी n ही सुनाई देगी, जहां n वास्तविक आवृत्ति है। अब बात क्या है? बात यह है कि अब इस स्थिति और इस स्थिति को तुलना करनी है, तो मुझे पता है कि अगर मैं यहां देखूं तो मुझे ये स्रोत अपनी तरफ आता नजर आ रहा है। हमने ये बहुत दूर क्यों कहा है? बहुत दूर कहने की वजह यही है कि हमें ये गोला गोला ना लगकर सिर्फ इतना सा लगे कि ये उसी रेखा के अनुदिश लिए गए वेग है, कोई कोण नजर ना आए, इसीलिए हम बहुत दूर की बात कर रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस वेग vs को मैं ये कह सकता हूं कि ये स्रोत इस vs वेग से हमारे करीब आ रहा है जब वहां है, और जब यहां हो जाएगा तो इसी vs वेग से हमसे दूर जाएगा। और हम यही तो कहते हैं कि स्रोत चल रहा है और हमारे करीब आ रहा है, तो उस स्थिति में जो आभा n डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? v अपॉन v माइनस vs इंटू n लिख दिया हमने। जो vs स्रोत की जो चाल है घूमने की वो क्या है? अगर वो ओमेगा कोणीय चाल से घूमता है तो उसको लिख सकते हैं ओमेगा r। यही चीज जब यहां पर दूर जाने की बात है तो दूर जाने की बात की स्थिति में यहां पर क्या हो जाएगा? v प्लस vs हो जाएगा उस हर में, तो हम यहां से क्या लिख देंगे? v अपॉन v प्लस vs, और उसी vs को वापस से क्या लिख सकता हूं? ओमेगा r। तो यही डिफरेंस हम क्लियरली समझ सकते हैं। दूसरी फिर से उसी से मिलता जुलता केस, इसमें क्या कहा है कि अब की बार जो स्थिर स्रोत है, तो मान लिया स्थिर स्रोत यहां पर है, ये हो गया अपना स्थिर स्रोत, n आवृत्ति ये फेंक रहा है, और एक जो प्रेक्षक है ना वो दूर ऐसे गोले में राउंड 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 घूमता जा रहा है, और इसका जो कोणीय वेग है घूमने का वो ओमेगा है r त्रिज्या के पथ पर। आपस से कुछ वही सिमिलर सी बातें हैं कि जब मैं यहां पर इस रेखा को इस तरीके से मिला दूंगा तो मैं कहूंगा कि इस स्थिति में और इस स्थिति में जो प्रेक्षक का वेग है वो उनको मिलाने वाली रेखा के लंबवत है, इसलिए कोई डॉपलर यहां पर नहीं हमें सुनाई देगा या डॉपलर यहां पर फील नहीं होगा, इसीलिए जो आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति है वो समान हो जाएंगी। और अब जहां पर इस स्थिति और इस स्थिति की बात है तो यहां क्या होगा कि ये प्रेक्षक करीब आ रहा है, यहां क्या होगा कि ये प्रेक्षक दूर जा रहा है। करीब आता है तो क्या हो जाएगा? v प्लस vo बाई v इंटू एन। दूर जाता है तो क्या हो जाता है? v माइनस vo, यहां पर vo बाई v इंटू एन। तो जो भी यहां पर जो ऑब्जर्वर है वो हमारा घूमे जा रहा है, इसीलिए उस वेग को हम क्या लिख सकते हैं? vo इज इक्वल टू ओमेगा r, और वो वैल्यू हम यहां पर रिप्लेस कर देंगे। एक और चीज यहां पर रहती है कि अगर अनुप्रस्थ गति मतलब किसी एंगल पर मूव करते हमें यहां पर स्रोत या ऑब्जर्वर या प्रेक्षक इस तरीके से नजर आए, तो बात क्या है? बात यहां पर यह है कि ये एक सीधी सड़क है इस तरीके से, और एक स्रोत ना मतलब यू कार मान लो जिसकी आवृत्ति उसके हॉर्न की है n, और वो n आवृत्ति का हॉर्न बजा भी रहा है और गाड़ी यहां से vs वेग से उस कार को उस स्रोत को चलाए ले जा रहा है। हम यहां इस सड़क से दूर कहीं यहां पर खड़े हैं ऑब्जर्वर बन के ऐसे चुपचाप से रेस्ट पर, और अब यहां पर ये कहना चाहता है कि इस स्थिति में अगर मैं 3 पॉइंट स्पेसिफिकली कह दूं, a, इसको कह दो b, इसको कह दो c, तो इन तीनों स्थितियों में यहां क्या आवृत्ति आभास होगी, यहां क्या आवृत्ति का आभास होगा, यहां क्या आवृत्ति का आभास होगा, ये अपने को पता करना है। स्टेटमेंट वाइज बात सही है, कॉन्सेप्ट वही है कि जब कभी भी इस स्रोत और इस ऑब्जर्वर को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो भी वेग होंगे सिर्फ वही वेग यहां डॉपलर इफेक्ट में काम आएंगे। लंबवत वेग डॉपलर इफेक्ट यहां पर हमें नहीं शो कराते हैं। तो सबसे पहले ए पॉइंट पर मैं बात करता हूं। यहां पर ऑब्जर्वर यानी हम तो रेस्ट पर है ना, बात किसकी बची? स्रोत की। स्रोत कहां भाग रहा है? सड़क पर। कैसे? इस तरीके से इस रेखा को मिलाया तो कितना कोण बना? थीटा कोण बना। थीटा कोण के हिसाब से ये वाला जो घटक आएगा ये क्या आ जाएगा? वीएस कॉस थीटा, और इसके थीटा कोण के हिसाब से लंबवत जो भी घटक आएगा वो क्या आएगा? वीएस साइन थीटा। वीएस साइन थीटा लिख भी दूं तब भी क्या कहूंगा कि भाई इसकी वजह से कोई डॉपलर यहां पर ऑब्जर्व नहीं होता है। डॉपलर सिर्फ किसकी वजह से ऑब्जर्व होता है? इस अनुदिश वाले रेखा जो स्रोत और इस प्रेक्षक को मिलाने वाली रेखा है, इसको इसके अनुदिश जो वेग है वही काम आते हैं। इसलिए जो हम कह रहे हैं कि यहां पर ये करीब आता नजर आ रहा है, तो आभासी आवृत्ति यहां पर क्या हो जाएगी? इस पॉइंट ए, इस स्थिति ए की कंडीशन में v अपॉन v माइनस वी कॉस थीटा इंटू एन। जब हम इसको यहां से चलाते चलाते इस बी पर ले आएंगे तो बी पर देखेंगे कि इसको मिलाने वाली रेखा के लंबवत है यहां पर इस स्रोत का वेग, और इस वजह से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि यहां पर जो आवृत्ति होगी वो वही होगी, यानी जो ओरिजिनल उसकी फ्रीक्वेंसी है वही हमें आभासी रूप में सुनाई देगी, यानी कोई डॉपलर ऑब्जर्व नहीं होगा। अब बात जब यहां सी पॉइंट की आती है तो हम देखते हैं कि इसका जो वेग है स्रोत का, इस वेग का एक तो ये वाला घटक हम ले सकते हैं, एक ये वाला घटक यहां पर हम ले सकते हैं। तो जब हम देखेंगे
कि ये लंबवत घटक तो हमारे कोई काम का नहीं है, इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो घटक है जिससे ये दूर जा रहा है, बिल्कुल इसी वजह से स्रोत जब दूर जा रहा है तो हम यहां पर क्या पाए, हमने देखा यहां v ऊपर एज इट इज रहा और नीचे v प्लस वीएस कॉस थीटा इंटू एन, ये इस दूर जाने की स्थिति में आवृत्ति हमने देख ली। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि डॉपलर में परावर्तन का प्रभाव, यानी कुछ इस तरीके से कोई ध्वनि तरंगे जा रही होंगी, परावर्तित होकर आ रही होंगी और इस वजह से कुछ आवृत्ति में अंतर महसूस हो रहा होगा और इस वजह से हमें विस्पंद की घटना वहां पर होती नजर आ रही होगी। तो यही चीज हम देखते हैं केस 1 में। सबसे पहले हमसे क्या कहा कि जब स्रोत जो है वो स्थिर परावर्तक की ओर गतिशील हो, मतलब कुल मिलाकर कंडीशन ये है कि ये एक इस तरीके से कोई दीवार हो गई या कोई एक पहाड़ी हो गई, ये परावर्तक सतह हो गई स्थिर, रेस्ट पर है ये। और क्या कहना चाह रहा है कि जो स्रोत है ये इस परावर्तक सतह की ओर गतिशील है और अब जो अपना प्रेक्षक है ना, वो प्रेक्षक हमने यहां पर रेस्ट में, यानी स्रोत और इस परावर्तक सतह के बीच में अपना प्रेक्षक हमने यहां पर रख दिया। अब क्या होगा यहां पर, तो ध्यान से समझिएगा कि जो स्रोत है इससे ध्वनि तरंगे उत्पन्न होंगी और जो ध्वनि तरंगे इससे उत्पन्न होंगी, ये ध्वनि तरंगों को ये प्रेक्षक सुनेगा। तो इसको एक तो डायरेक्ट इस स्रोत से ध्वनि तरंगे सुनाई देंगी, दूसरा क्या होगा कि जो ध्वनि तरंगे यहां जाकर इस दीवार से टकराकर फिर परावर्तित होकर इसके पास आएंगी, तो इसके पास एट ए टाइम, एक ही क्षण पर लगातार सीधे से ध्वनि तरंगे जो आ रही है वो तो आएंगी ही, साथ में परावर्तित होकर दीवार से भी टकराकर जो ध्वनि तरंगे हैं वो भी पहुंच रही है। तो यही चीज हम यहां पर देखना चाहते हैं कि आखिर दोनों में परिवर्तन हो रहा है, यानी दोनों में अंतर है क्या, और अगर अंतर है उन दोनों आवृत्तियों में तो वही अंतर निकालकर हम विस्पंद बता देंगे कि कितने विस्पंद प्रति सेकंड बनेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, जब ये स्रोत स्थिर है और ये स्रोत पास आ रहा है और ये जो प्रेक्षक है ये स्थिर है, तो इस कंडीशन में देखो यहां पर डायरेक्ट सुनाई देने वाली आवृत्ति के लिए हमारा प्रेक्षक स्थिर है, स्रोत करीब आ रहा है और स्रोत कितने वेग से, वीएस से करीब आ रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा v अपॉन v माइनस वीएस इंटू एन। ये सिंपल कंडीशन हो गई कि स्रोत करीब आ रहा है, ये प्रेक्षक स्थिर है। दूसरी चीज यहां पर देखो कि जो तरंगे यहां से दीवार तक जा रही है, तो जो दीवार तक तरंगे जा रही है, यानी दीवार यहां पर पहले क्या बनेगी, एक प्रेक्षक, और वो क्या हो गया स्रोत। तो अब यहां से दीवार को जो आभासी आवृत्ति मिलने वाली होगी, जिसको हम क्या कह दें एन डैश, तो ये एन डैश यहां पर क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखो, ये एन डैश हो जाएगा v अपॉन v माइनस वीएस इंटू एन, यानी इसके लिए भी चूंकि ये क्या बनी है दीवार अभी प्रेक्षक और ये क्या है स्रोत, और स्रोत करीब आ रहा है, तो क्या हो जाएगा v माइनस वीएस इंटू एन। अब बात यहां पर इंपॉर्टेंट ये निकल कर आती है कि जो स्थिर परावर्तक सतह होती है, तो स्थिर परावर्तक सतह आपतित तरंगों के लिए तो प्रेक्षक की तरह यहां पर व्यवहार दिखाती है, यानी प्रेक्षक की तरह पहले अपन इसको कंसीडर कर लेंगे। और जब ये ध्वनि तरंगे टकरा के जाएंगी ना, तो टकरा के जाते समय यानी जो परावर्तित हुई तरंगे हैं उनके लिए ये क्या बन जाएगी, स्रोत बन जाएंगी एस। तो फिलहाल हमने इसको प्रेक्षक बनाकर यानी ऑब्जर्वर बनाकर इन एन डैश की वैल्यू निकाल ली और यहां से ये दीवार कौन सी आवृत्ति फेंकेगी, एन डैश, और अब ये क्या बन गया स्रोत। और किसको सुनना है, इस प्रेक्षक को, तो ये स्रोत, ये प्रेक्षक, स्रोत भी रेस्ट में, प्रेक्षक भी रेस्ट में, तो जो इस दीवार से जाने वाली आवृत्ति है यानी एन डैश, यही एन डैश आवृत्ति हमें रिफ्लेक्टेड यानी एनआर मिलकर सुनाई देगी। तो एनआर जो डैश हो जाएगा यानी परावर्तित होकर जाने वाली तरंगों की जो आवृत्ति उस प्रेक्षक को सुनाई देगी वो क्या हो जाएगी, एन डैश हो जाएगी। इसका मतलब अब एन डैश की वैल्यू क्या है, हम देख पा रहे हैं v अपॉन v माइनस वीएस इंटू एन। अब समझो, इस बात को समझो कि जो ये प्रेक्षक है, इस प्रेक्षक के पास दो तरंगे पहुंच रही है किसी भी क्षण पर, एक तो डायरेक्ट और एक रिफ्लेक्ट होकर। डायरेक्ट जो तरंगे आ रही है उनका भी फॉर्मूला है, रिफ्लेक्ट होकर जो तरंगे आ रही है उनका भी फॉर्मूला है, और जो दोनों तरंगों की आवृत्ति में अंतर है, तो दोनों तरंगों की आवृत्ति में अंतर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर एन डैश जो डायरेक्ट है और जो रिफ्लेक्टेड वाला है, ये दोनों क्या है, बराबर है। और इसीलिए इस स्थिति में जो आवृत्तियों में अंतर है वो क्या है, शून्य है। और कितने विस्पंद सुनाई देंगे, शून्य। अब इसी की एक और कंडीशन, इसी केस 1 में एक और कंडीशन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, जिसमें क्या होगा, उसमें ये जो प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक इस स्रोत और दीवार के बीच में ना होकर पीछे की तरफ कहीं पर होगा। फिलहाल क्या है, ध्यान देने वाली बात यहां पर यही है कि स्रोत, दीवार और प्रेक्षक बीच में है, और बीच में अगर प्रेक्षक है तो कितने विस्पंद सुनाई दिए, शून्य। और अब अगर यहां आगे हम बात करें कि ये दीवार, ये स्रोत और जो प्रेक्षक है वो पीछे है,
अब कितने विस्पंद सुनाई देंगे, इसको अपन यहां पर सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि एक तो डायरेक्ट ध्वनि तरंगे जाएंगी और ये प्रेक्षक उनको सुनेगा, जिसमें कंडीशन क्या रहेगी कि स्रोत दूर जा रहा है कि नहीं। हां, प्रेक्षक वहीं पर अपनी जगह पर रेस्ट में खड़ा हुआ है, बस स्रोत दूर जा रहा है और दूर जा रहा है, तो यहां पर फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, v प्लस वीएस आ जाएगा नीचे। अब बात क्या आती है कि ये जो ध्वनि तरंगे हैं यहां से दीवार तक जाएंगी, दीवार तक जाने के बाद एन डैश, अब दीवार पहले क्या बनेगा, ऑब्जर्वर, प्रेक्षक बन जाएगा। और जैसे प्रेक्षक बन जाएगा, स्रोत करीब आता है, तो वहां पर इस एन डैश के लिए फॉर्मूला हो जाएगा v अपॉन v माइनस वीएस, क्योंकि स्रोत दीवार से करीब आ रहा है। अब ये जो एन डैश आवृत्ति दीवार सुनेगी, ये दीवार उसी को टकरा के वापस भेज देगा, परावर्तित करा देगा, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये दीवार स्रोत बन जाएगा। और ये कौन हो गया, प्रेक्षक। और स्रोत रेस्ट पर है, प्रेक्षक रेस्ट पर है, तो यहां पर जो परावर्तित तरंगे हो जाएगी उनकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, एन डैश ही हो जाएंगी। तो जो परावर्तित तरंगे हैं उनकी आवृत्ति एन डैश हो जाएंगी। और एन डैश क्या है, ये v अपॉन v माइनस वीएस इनटू एन है। अब ध्यान से देखना कि यहां पर वापस पिछले कंडीशन जैसा ही है सब कुछ। वहां पर एक डायरेक्ट आने वाली तरंगे हैं, परावर्तित होकर आने वाली तरंगे हैं, इनका जब डिफरेंस लेंगे तो ही अपने को विस्पंद मिलेंगे। पहले ये एनडी और एनआर क्या थे, सेम, इसीलिए जो विस्पंद आए थे वो कितने आए थे, 0। यहां एनडी के लिए आप देखो तो यहां नीचे v प्लस वीएस है, एनआर के लिए आप देखो तो यहां पर क्या है, v माइनस वीएस है। तो जब घटाएंगे और जब घटाकर जो कॉमन आएगा वो कॉमन लेकर सॉल्व करेंगे, और वापस पिछली बात को हम रिपीट करेंगे कि जब वीएस स्क्वायर हो रहा हो तो वी स्क्वायर के सामने वीएस स्क्वायर क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। फिर एक वी से वी काट देंगे तो अपने को यहां पर क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, वो फॉर्मूला मिल जाएगा इसको नेग्लिजिबल मानने के बाद 2vs बाय v इंटू एन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब इस स्थिति में स्रोत दीवार की तरफ आ रहा हो, दीवार रेस्ट पर हो, पर जो प्रेक्षक है वो इन दोनों के बीच में ना होकर पीछे होगा, तो 2vs बाय v इंटू एन इतने विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न होते नजर आएंगे। और अगर ये स्रोत, ये प्रेक्षक इस स्रोत और दीवार के बीच में था तो हमने 0 वहां पर विस्पंद पाए। एक क्वेश्चन है, इसमें कहा है 340 हर्ट्ज आवृत्ति का ध्वनि स्रोत एक पहाड़ी की ओर 4 मीटर पर सेकंड की ओर से, यानी ये स्रोत की चाल है vs, वो मूल जो यहां से उसकी वास्तविक आवृत्ति है वो n है, और वो प्रेक्षक जो भी वहां पर है वो प्रेक्षक, स्थिर प्रेक्षक को प्राप्त होने वाले विस्पंदों की संख्या ज्ञात करनी है, जो ये प्रेक्षक है पहाड़ी व स्रोत के बीच में स्थित है। मतलब क्या हो गई कंडीशन, ये बन गई बिल्कुल ये वाली कि जो ये स्रोत है ये पहाड़ी की तरफ जा रहा है और जो प्रेक्षक है वो पहाड़ी और स्रोत के बीच में स्थित है। और यही कंडीशन जब हमने केस 1 में देखा था तो हमें एनडी और एनआर जो कैलकुलेट होने के बाद विस्पंद मिले थे वो कितने थे, 0। तो बिल्कुल इस स्थिति में बिना सॉल्व किए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि विस्पंद संख्या क्या हो जाएगी, 0। केस 2 इसका जो है वो है कि जब स्रोत और प्रेक्षक दोनों स्थिर परावर्तक की ओर गति करें, तो हम मान लेते हैं कि एक कार है, इस कार में स्रोत यानी कोई एक सायरन या हॉर्न हो गया और एक प्रेक्षक यानी ड्राइवर उसी कार के अंदर बैठा हो गया, और वो लगातार एक ध्वनि स्रोत वहां से ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, और ये गाड़ी, ये कार, ये सिस्टम इस दीवार या इस पहाड़ी की ओर किसी चाल से चले जा रहे हैं, और वो चाल हमने मान ली x। जो ध्वनि की चाल है वो कितनी है, v। और ये जो रिफ्लेक्ट, ये परावर्तक सतह जो है ये क्या है, रेस्ट पर है। अब ध्यान से देखिएगा कि स्रोत से इस प्रेक्षक को एक तो डायरेक्ट तरंगे जाएंगी, डायरेक्ट मतलब कार के अंदर ही। क्या दोनों यहां से समान चाल से चल रहे हैं? और हमने क्या सीखा था कि अगर प्रेक्षक और स्रोत समान चाल से समान दिशा में चलते हैं तो डॉपलर ऑब्जर्व नहीं होता है। इसका मतलब जो डायरेक्ट आने वाली तरंगे हैं उनकी आवृत्ति क्या होगी, वास्तविक आवृत्ति n ही होगी। अब दूसरी बात कि यहां से जो स्रोत से तरंगे जा रही है पहाड़ी तक, तो n डैश होगा। कैसे निकालेंगे एन डैश, तो पहले ये क्या बनेगी, दीवार, प्रेक्षक, और स्रोत क्या है, करीब आ रहा है तो माइनस, तो हमने उस स्रोत के वेग यानी वीएस को यहां से x के बराबर लिखकर रिप्लेस कर दिया। अब ये क्या बन जाएगा, स्रोत, और स्रोत से यहां से टकरा के जाएगा, और वो क्या है, जो प्रेक्षक है वो प्रेक्षक क्या हो रहा है, करीब आ रहा है। तो प्रेक्षक अगर किसी वेग से करीब आता है तो उस स्थिति में जहां पर यहां से आवृत्ति क्या जा रही है, एन डैश, तो यहां से प्रेक्षक जब करीब आएगा तो प्रेक्षक के करीब आने से यानी v प्लस वीओ हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, v प्लस वीओ, वीओ की जगह क्या लिख दिया, x अपॉन v इंटू एन डैश, क्योंकि स्रोत से जाने वाली आवृत्ति क्या है, एन डैश है, यानी दीवार से टकरा कर जाने वाली आवृत्ति क्या है, एन डैश है, जिसकी वैल्यू हम यहां पर जानते हैं। और ये वैल्यू जब यहां पर रख देंगे तो यहां से ध्यान से देखो, v से v कैंसिल, ऊपर v प्लस एक्स, नीचे v माइनस एक्स इंटू एन।
अब क्या हो जाएगा कि ये जो परावर्तित होकर जाने वाली जो तरंगे हैं इनकी आवृत्ति आ गई v+x/v-x/n2n। अब किसी क्षण पर अगर वो जो प्रेक्षक है उस स्रोत से आने वाली तरंगों को सीधा भी देख रहा है, सीधा भी सुनाई दे रही है उसको, और परावर्तित होकर भी सुनाई दे रही है। परावर्तित तरंगों की आवृत्ति कितनी है, यानी यूं कह दें कि पहाड़ से टकराकर परावर्तित होकर मुझ तक अगर वापस ध्वनि तरंगे आती है जबकि स्रोत मेरे ही साथ है, तो मुझे परावर्तित तरंगों की आवृत्ति निकालने का सूत्र पता लग चुका है v+x/v-x/n। और अगर मैं आवृत्तियों में अंतर जानना चाहता हूं कि डायरेक्ट जो आ रही है और रिफ्लेक्टेड होकर जो आ रही है इन दोनों में क्या अंतर होगा, तो घटा देंगे हम, घटाकर इसका जो आंसर निकालेंगे वो आंसर यहां से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा 2x/v-x/n2n। तो मोर इंपॉर्टेंटली आपको यह फॉर्मूला याद रहना जरूरी है। इस फॉर्मूले से अपने को परावर्तित होकर आ रही तरंगों के आवृत्ति को यहां पर हम ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो बात यहां पर एक क्वेश्चन पर लेकर आते हैं। इसमें कहा है कि एक कार है 72 किलोमीटर पर आवर से वो चल रही है, बड़ी दीवार की और गतिशील है, और जो आवृत्ति है वो n यहां पर अपने को दी दी, ये मान लेते हैं कार की चाल है, यानी x अपन इसको कह सकते हैं। अब ये हॉर्न बजा रहा है तो अपने को परावर्तित ध्वनि की आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला अभी हाल हमने सीखा है कि जो परावर्तित तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति का फॉर्मूला हो जाएगा nr, वो हो जाएगा v+x/v-x/n। दूसरी चीज, जो ये वेग दे रखा है ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो इसको 5/18 5/18 से गुणा करो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से समझिएगा कि अगर 20 मीटर पर सेकंड से ये कोई कार चल रही है, परावर्तित तरंगों की आवृत्ति मुझे ज्ञात करनी है, ध्वनि तरंगों का वेग 330 मीटर पर सेकंड है, तो सारी वैल्यूज यहां पे रख दो। एन वास्तविक आवृत्ति 124 हर्ट्ज यहां पर रख दो, और इसको जैसे ही अपन सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज रखकर सॉल्व करेंगे, अपने को वैल्यू जो भी परावर्तित तरंगों की आवृत्ति है वो मिल जाएगी 140 हर्ट्ज। अब तक हम यहां पर ध्वनि तरंगों में डॉपलर प्रभाव की बात कर रहे थे, पर चूंकि हमने शुरू में यह भी कहा था कि प्रकाश तरंगे जो भी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनमें भी डॉपलर प्रभाव की हम बात करते हैं। तो प्रकाश का डॉपलर प्रभाव हम यहां पर देखने जा रहे हैं। तो कैसे अंतर है इस ध्वनि के अंदर जो डॉपलर प्रभाव है और प्रकाश में डॉपलर प्रभाव है, इनमें दो मूलभूत अंतर होंगे। सबसे पहले हम कहते हैं कि ध्वनि तरंगों में अनुप्रस्थ गति में डॉपलर प्रभाव नहीं हमने पाया। इसका मतलब कि उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश गतियां हुई तो ही हमने वहां पर क्या पाया, डॉपलर प्रभाव पाया। पर यहां प्रकाश तरंगों में वो गति, वहां पर सापेक्षिक गति होनी चाहिए, वो अनुप्रस्थ गति हो या ना हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज कि ध्वनि का डॉपलर प्रभाव असतत होता है। इसका मतलब यह है कि किस तरीके से स्रोत चलता है, किस तरीके से हमारा प्रेक्षक चलता है, स्रोत का अलग प्रभाव होता है, प्रेक्षक का अलग प्रभाव होता है। यहां पर कुल मिलाकर स्रोत चले, प्रेक्षक चले या दोनों चले, मुझे उन दोनों स्रोत और प्रेक्षक के बीच के सापेक्षिक वेग v पर डिपेंडेंसी नजर आएगी। इसीलिए प्रकाश के डॉपलर प्रभाव को हम सतत कहते हैं। जैसे जो प्रकाश का वेग है c, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, c इज इक्वल टू n लैम्डा से हम कहते हैं, और कहते हैं कि अगर प्रकाश का वेग c नियत है तो उस हिसाब से n लैम्डा क्या हो जाएगा, n इंटू लैम्डा जो हो जाएगा यहां से वो कांस्टेंट हो जाएगा। और हम यहां से कह सकते हैं कि जो n और लैम्डा है वो व्युत्क्रमानुपाती कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। बात यहां पर क्या रहती है कि जब हम प्रकाश के लिए बात करने वाले हैं तो प्रकाश का वेग यानी जो स्रोत है उस स्रोत से आने वाली तरंगे यानी जो प्रकाश तरंगे हैं उनका वेग, जिसको हम c से लिखते हैं, और जब कोई प्रेक्षक उसके करीब जाएगा या प्रेक्षक उससे दूर जाएगा, कोई भी ऑब्जर्वर, तो उस प्रेक्षक का वेग जोड़ना या घटाना, जो काम हम ध्वनि के लिए क्या करते थे, वो यहां पर फिजिबल नहीं होगा, यहां पर उपयुक्त नहीं है वो काम, क्योंकि हम जानते हैं कि ध्वनि का वेग इतना ज्यादा नहीं होता है जितना प्रकाश का होता है। प्रकाश का वेग इतना ज्यादा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो उसके सापेक्ष जब हम किसी ऑब्जर्वर या किसी स्रोत दोनों के लिए जब बात करेंगे तो उनका वेग जुड़ना या घटना, यानी जो वेगों का जोड़ना और घटाने का काम है, ये प्रकाश में यहां पर उचित नहीं रहता है। यहां पर किस तरीके से हम डॉपलर प्रभाव को पढ़ेंगे, ये आइंस्टाइन के अनुसार जो उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि जब कभी भी किसी सापेक्षिक वेग v से, सापेक्षिक वेग v किसके बीच का, स्रोत और प्रेक्षक के बीच, अगर सापेक्षिक वेग v है तो जो आभासी आवृत्ति हो जाएगी, उस आभासी आवृत्ति का सूत्र उन्होंने दिया अंडर रूट के अंदर, ये पूरा इस तरीके से
और लिखा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस और माइनस वी बाई सी और 1 माइनस और प्लस वी बाई सी। कब प्लस करना है कब माइनस करना है ये हम आगे सीखेंगे। इनटू बाहर यहां पर हुआ n। तो जो वास्तविक आवृत्ति उस प्रकाश स्रोत की है और क्या आभासी आवृत्ति उस प्रकाश स्रोत की हमें मिलने वाली है, ये इस फॉर्मूले से हम सीख जाएंगे, जहां सी लाइट का प्रकाश का वेग है और v हम यहां से कह सकते हैं प्रेक्षक और स्रोत के मध्य की सापेक्षिक चाल है, सापेक्षिक गति, जो उनके बीच का सापेक्षिक वेग रहेगा उसको हम v से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम केस 1 पर आते हैं, जब स्रोत या प्रेक्षक दोनों v सापेक्षिक चाल से एक दूसरे की ओर गति करते हैं। स्रोत या प्रेक्षक या दोनों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि या तो यहां से प्रेक्षक किसी v सापेक्षिक चाल से उसकी तरफ जा रहा हो जहां वो रेस्ट पर हो, या फिर ये रेस्ट पर हो और वो इसके तरफ किसी v सापेक्षिक चाल से आ रहा है, या दोनों मिलजुल कर कुछ इस तरीके से चले कि उनके बीच का सापेक्षिक वेग क्या हो जाए, v हो जाए। तो इन तीनों स्थितियों को हम एक ही कंडीशन पाएंगे और हम ये कहेंगे, जो हमने रिजल्ट ध्वनि के लिए पाया था, हमने क्या कहा था कि जब सापेक्षिक गतियां अगर उनको करीब ला रही है तो जो आभासी आवृत्ति होगी वो ज्यादा होगी। तो वही रिजल्ट, वही स्टेटमेंट यहां पर भी एप्लीकेबल रहेगा कि इस स्थिति में भी जो आभासी आवृत्ति हमें उस प्रकाश तरंगों की मिलेंगी वो ज्यादा मिलेंगी जब वो करीब आते हैं, एक दूसरे की ओर आते हैं। तो एक दूसरे की ओर आते में न्यूटन के सूत्र के अनुसार हम यहां पर पाएंगे कि ऊपर मुझे प्लस और नीचे माइनस लिखना होगा। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देख पा रहे होंगे और देखा आपने कि जो आभासी आवृत्ति न्यूटन के आइंस्टाइन के फॉर्मूले के अनुसार, तो हमने जो देखा उसके अकॉर्डिंग अंडर रूट 1 प्लस वी बाई सी अपॉन 1 माइनस वी बाई सी इंटू एन जो हमने लिखा है। अब इसमें ध्यान से देखो, हम ये जानते हैं कि प्रकाश के वेग की तुलना में जो भी कोई अपना प्रकाश स्रोत है या जो भी प्रेक्षक है, उन दोनों का वेग, सापेक्षिक वेग उसकी तुलना में बहुत कम होगा और बहुत कम वेग होगा। तो यहां पर हम कुछ उनके अल्प वैल्यू की वजह से, छोटी वैल्यू की वजह से कुछ चीजों को नगण्य करेंगे, या यूं कह दें कि बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम जानते हैं, उसके हिसाब से जब हम काम करेंगे तो अपने को एक इसका फॉर्मूला मिलता नजर आएगा। और इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम कहते हैं कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। क्या किया ये देखो ध्यान से, 1 प्लस वी बाई सी, इस फॉर्मूले आइंस्टाइन के फॉर्मूले के हिसाब से हमने देखा 1 प्लस वी बाई सी और अंडर रूट है, इसको क्या बना दिया मैंने, पावर 1/2। नीचे जो है 1 माइनस वी बाई सी, यहां पर ये हर में है, हर में है, इसको अंश में लाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, -1/2। जहां आप जानते हैं कि v अगर छोटा है और v छोटा है तो ये जो v और c का जो अनुपात है v बाई सी, ये भी क्या होगा, छोटा होगा। और हम जानते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब 1 प्लस एक्स पावर n यहां पर जब होता है और जब ये x अल्प होता है तो इसका लगभग मान 1 प्लस nx हम लिख दिया करते हैं। तो बिल्कुल यही काम हम यहां पर करने वाले हैं और इसको पावर को, इस घात को आगे गुणा में करके, जैसे ये घात आगे गुणा हो गई x के साथ तो ये n जैसे 1/2 गुणा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस वी बाई 2c। और यहां पर भी वही काम हो रहा है, ध्यान से देखो कि ये अल्प है तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां वापस से 1 प्लस वी बाई 2c एक और बन गया, तो ये भी 1 प्लस वी बाई 2c, ये भी 1 प्लस वी बाई 2c, इसीलिए दोनों का क्या कर दिया, एक साथ स्क्वायर। वापस से वही बात आई, यानी जब v बाई सी छोटा है 1 से तो v बाई 2c भी तो छोटा होगा ना 1 से। तो वापस से वह यहां पर बाइनोमियल वाला कॉन्सेप्ट लगाकर इस घात को पुनः आगे ले आऊंगा और जैसे ये घात आगे आएगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां से n डैश का फॉर्मूला क्या बच गया, 1 प्लस वी बाई सी इंटू एन। तो बात वही यहां से साबित होती है कि जो आभासी आवृत्ति है, जब ये पास आ रहे हैं तो आभासी आवृत्ति इस n से, यानी जो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप, इस n से थोड़ी ज्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि ये गुणांक जो है ये 1 प्लस वी बाई सी है, यानी एक से बड़ी संख्या से गुणा होगा कौन, n। तो जो n का मान है एक से बड़ी संख्या से गुणा होने पर एक से n से ज्यादा ही आएगा। इसीलिए अब हम यहां से कहते हैं कि चूंकि इस स्थिति में जबकि वो स्रोत और प्रेक्षक सापेक्षिक रूप से करीब आ रहे हैं, तो जब ये n डैश आवृत्ति बढ़कर कितनी नजर आई, ब्रैकेट में हमने लिखा 1 प्लस वी बाई सी इंटू एन। तो जब हम लैम्डा के लिए बात करेंगे तो सबसे पहले हमने इसको समीकरण 1 नाम दे दिया और हमने कहा कि इस स्थिति में जो लैम्डा डैश हो जाएगा वो लैम्डा डैश, चूंकि एन डैश के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो सी अपॉन लैम्डा डैश अपन ने लिख लिया, सी अपॉन, और जो लैम्डा एन डैश की वैल्यू है ये हमने क्या लिख दी, 1 प्लस वी बाई सी इंटू एन। और इसको अब ले जाओ वापस से अंश में, तो जब इसको नीचे से ऊपर अंश में ले जाएंगे तो ये 1 प्लस वी बाई सी की पावर क्या हो जाएगी, -1, और ये क्या बना, सी बाई एन, सी बाई एन क्या हो जाएगा, लैम्डा।
क्योंकि हम जानते हैं वी सी इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो सी बाय एन क्या हो जाएगा लैम्डा। तो ये हमने सी बाय एन को हटाकर हम लैम्डा लिख देंगे और बात वापस यहीं पर आकर अटकती है कि ये बन गया 1 प्लस वी बाय सी की पावर -1, जहां ये वापस से छोटी संख्या होने की वजह से ये घात वापस से बाइनोमियल द्विपद व्यंजक का वो अपन यूज कर सकते हैं और ये वापस से माइनस आगे हो जाएगा और यही हो जाएगा 1 माइनस वी बाय सी इंटू लैम्डा। तो मैं बात को कंक्लूड करता हूं यहां पर, सिंपल सी बात कि जब स्रोत और प्रेक्षक सापेक्षिक चाल v से करीब आते हैं तो आवृत्ति बढ़ती है, और बढ़ती है इसीलिए फॉर्मूला आता है n डैश का 1 प्लस वी बाई सी इंटू एन, और आवृत्ति बढ़ने से तरंग दैर्घ्य कम होती है इसीलिए फॉर्मूला आता है तरंग दैर्घ्य का 1 माइनस वी बाई सी इंटू लैम्डा। लैम्डा के फॉर्मूले में लैम्डा आएगा, एन के फॉर्मूले में एन आएगा। प्लस कब आना है, कहां प्लस आना है, कहां माइनस आना है, ये इस कॉन्सेप्ट से याद रख लूंगा कि अगर स्रोत और प्रेक्षक पास आएंगे तो एन बढ़ेगा, लैम्डा घटेगा, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। अब इसी कॉन्सेप्ट को सेकंड थीम पर लेकर जाते हैं, तो यहां से एक और चीज हम सीख सकते हैं, वो ये कि जब हम चेंज इस आवृत्ति में परिवर्तन की बात करेंगे तो ध्यान से देखो, ये एन डैश है, उस एन डैश को मैं यहां से क्या भी लिख सकता हूं, एन डैश को मैं लिख सकता हूं, एन को गुणा करूंगा तो एन, और ये क्या हो जाएगा यहां पर प्लस वी बाई सी इंटू एन। जब अपन इस एन डैश को इधर ले जाएंगे तो एन को इधर ले जाएंगे तो एन डैश माइनस एन हो जाएगा, यानी ये आवृत्ति में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वी बाई सी इंटू एन। तो यही डेल्टा एन जो हो गया, ये परिवर्तन धनात्मक आना था क्योंकि आवृत्ति बढ़ रही है, और जब डेल्टा लैम्डा की बात करेंगे तो वही परिवर्तन क्या आ जाएगा ऋणात्मक वी बाई सी इंटू लैम्डा। तो कॉन्सेप्ट सेकंड पर अपन आते हैं जिसमें कहते हैं कि जब ये सापेक्षिक वेग इनका v से दूर ले जा रहा हो स्रोत और प्रेक्षक को, चाहे ये या दोनों मिलकर किसी तरीके से सापेक्षिक वेग इनका v दूर जाने का अगर है, तो जो आइंस्टाइन के अनुसार जो फॉर्मूला है उसको सॉल्व करने पर आवृत्ति घटती नजर आएगी, इसीलिए यहां माइनस, और आवृत्ति घटेगी तो लैम्डा बढ़ता नजर आएगा, इसीलिए यहां पर प्लस। और यही चीजें डेल्टा एन और डेल्टा लैम्डा के लिए जब हम बात करेंगे तो डेल्टा एन क्या हो जाएगा माइनस वी बाई सी इंटू एन, और यहां पर डेल्टा लैम्डा क्या हो जाएगा प्लस वी बाई सी इंटू एन। तो अल्टीमेटली जो हम बात कर रहे हैं पास आने या दूर जाने की कंडीशन में, कि स्रोत और प्रेक्षक पास आते हैं तो आवृत्ति बढ़ती है प्लस आएगा, लैम्डा घटता है माइनस आएगा। जब सापेक्षिक रूप से ये v वेग से दूर जाते हैं तो उस स्थिति में आवृत्ति घटती है तो आवृत्ति के फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा और लैम्डा के फॉर्मूले में प्लस आ जाएगा। बाकी चीजें फॉर्मूला और जो शेप उनका है वो सब बिल्कुल वैसी की वैसी ही बनी रही। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर मुझे इस डेल्टा एन को प्रतिशत परिवर्तन, आवृत्ति में प्रतिशत परिवर्तन में बदलना है, तो मैं एन को उधर ले जाऊं तो क्या बनेगा डेल्टा एन बटे एन इंटू 100 कर दूं तो यहां क्या बच जाएगा v बाई सी इंटू 100। यही चीज लैम्डा के लिए भी हो गया कि अगर इस लैम्डा तरंग दैर्घ्य में प्रतिशत परिवर्तन तो क्या हो जाएगा v बाई सी इंटू 100। बात बस इतनी सी है कि कब प्लस होना है कब माइनस होना है, ये आप जानते हैं कि जब स्रोत और प्रेक्षक करीब आ रहे हैं तो यहां प्लस और यहां माइनस, और जब दूर जा रहे हैं तो यहां माइनस यहां प्लस। और जो डेल्टा लैम्डा है, इस डेल्टा लैम्डा को ही अपन ने क्या कहा, डॉपलर विस्थापन, तरंग दैर्घ्य परिवर्तन या स्पेक्ट्रमी रेखा का विस्थापन। इस बात को समझते हैं कि जो स्पेक्ट्रम होता है, यानी जो ये एक तरंगों का, जो विभिन्न तरंग दैर्घ्यों का एक पैटर्न होता है अरेंजमेंट, ये गामा तरंगे, एक्सरे, यहां से ये अल्ट्रावायलेट हो जाएगी, इसके बाद इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, ये सब तरंगे इस तरीके से होती है कि इधर से इधर जाने पर अपने को तरंग दैर्घ्य क्या मिल रहा है, बढ़ता हुआ मिल रहा है। अब जो ये यहां पर अपने विजिबल लाइट वाला जो पैटर्न है, इस विजिबल लाइट पैटर्न को अगर अपन यहां पर बड़ा करके देखें ध्यान से, तो हमें यहां पर डिफरेंट कलर पैटर्न मिलते हैं। इधर ब्लू, वॉयलेट, और यहां से अपन बात करते हैं तो ये सिरा हो जाएगा अपना रेड वाला। अब ध्यान से देखेंगे कि जब हम इस विजिबल स्पेक्ट्रम वाले पैटर्न में लाल कलर की तरफ बढ़ते हैं तो लाल कलर की तरफ बढ़ने पर क्या होता है, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, आवृत्ति कम होती है। उस तरफ जब हम जाते हैं, यानी पीछे की तरफ जब हम जाते हैं, तो यहां पर तरंग दैर्घ्य कम होता है, आवृत्ति बढ़ती है। इन शॉर्ट यूं याद रख सकते हो कि जो लाल कलर है, इस लाल कलर का तरंग दैर्घ्य अधिकतम सारे कलर्स में विजिबल लाइट के रूप में बात करें तो यहां पर तरंग दैर्घ्य ज्यादा, आवृत्ति कम। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखिएगा कि जो वर्णक्रमीय प्रकाश का विस्थापन है, लाल रंग की तरफ जब अपन आते हैं तो तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, आवृत्ति घटती है। अब हो क्या रहा है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी वजह यह है कि उनके बीच की सापेक्षिक गतियों के कारण जो वास्तविक आवृत्ति है या जो वास्तविक लैम्डा है, उसमें परिवर्तन हमें महसूस होता है, परिवर्तन विजिबल हमें वहां पर हुआ करता है।
तो वो परिवर्तन कैसा होगा, वो वास्तविकता में किधर शिफ्ट होंगे, यही चीज हम यहां पर इस स्पेक्ट्रम के थ्रू जानना चाहते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसको आप देखिएगा कि जब कोई भी स्रोत और हमारा प्रेक्षक, उनके बीच की सापेक्षिक वेग 0 है। सापेक्षिक वेग 0 है तो ध्यान से मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं कि ये लाल रंग अपनी जगह पर इसका कुछ लैम्डा होगा, इस तरीके से बीच में आते आते और फिर यहां पर आते आते ये ब्लू वॉयलेट कलर की तरफ चले गए हम। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब मूविंग अवे यानी सापेक्षिक रूप से दूर जाने की अगर बात है, तो दूर जाने से क्या होता है, दूर जाने से आवृत्ति घटती है और आवृत्ति घटती है और तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि अगर यहां पर कोई इस तरीके से ये एक प्रकाश है ये वाला, अब जब ये प्रकाश है और स्रोत और प्रेक्षक सापेक्षिक रूप से अगर दूर जा रहे हैं तो उसकी तरंगदैर्घ्य हमें इस तरफ शिफ्ट होती नजर आएगी। यहां पर अगर कोई प्रकाश आ रहा है और जब वो प्रकाश उस स्रोत और प्रेक्षक को v वेग से रिलेटिवली दूर, सापेक्षिक रूप से दूर ले जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य भी हमें बढ़ती नजर आएगी। यानी कुल मिलाकर मैं कहना चाहूंगा कि ये पूरा पैटर्न इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये ध्यान से देख पा रहे होंगे आप, इस तरीके से ये वाले पैटर्न को भी आप देख पा रहे होंगे कि ये पैटर्न इस तरफ शिफ्ट हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लाल रंग की तरफ अगर अपना स्पेक्ट्रम पैटर्न शिफ्ट होता है, इसका मतलब यह है कि तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा है, आवृत्ति कम हो रही है। और ऐसा कब होता है, जब स्रोत और प्रेक्षक सापेक्षिक रूप से दूर जाते हैं। मूविंग अवे वाली कंडीशन है। और अगर इसका उल्टा हो यानी सापेक्षिक रूप से पास आया जाए तो क्या होगा, आवृत्ति बढ़ेगी, तरंगदैर्घ्य कम होगा, और तरंगदैर्घ्य कम होगा तो पूरा पैटर्न ये जो है ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इस तरीके से ये सारा पैटर्न कम तरंगदैर्घ्य की तरफ, यानी इसको कहते हैं हम नीला शिफ्ट कह देते हैं, नीले रंग की तरफ शिफ्टिंग कह देते हैं, ब्लू शिफ्ट हम इसको कह देते हैं। तो दो शब्द हम यहां से सीखे, एक तो लाल रंग की तरफ अपना वर्णक्रम शिफ्ट हो गया, एक नीले रंग की तरफ इसको रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट हम कह सकते हैं। तो रेड शिफ्ट कब होगा, जब सापेक्षिक रूप से दूर जाएंगे तो आवृत्ति कम, तरंगदैर्घ्य ज्यादा। और जब सापेक्षिक रूप से पास आएंगे तो उस स्थिति में तरंगदैर्घ्य हमारी कम होगी, आवृत्ति ज्यादा होगी। तो कम तरंगदैर्घ्य यानी नीले कलर की और हम शिफ्ट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो सारी बात हमने सीखी, एक बार उसको चार्ट के रूप में मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं। ये कलर पैटर्न होता है विबग्योर, रेड, वॉयलेट। अब यहां पर ध्यान से देखो कि ये इसका तरंगदैर्घ्य 4000 के आसपास, इसका तरंगदैर्घ्य 7800 के आसपास। हमने क्या सीखा कि मूविंग अवे यानी दूर जाने की स्थिति, दूर जाने की स्थिति में क्या होगा, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी। तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी तो तरंगदैर्घ्य बढ़ाने की कंडीशन क्या होती है कि ये सारा शिफ्ट किधर जाएगा, रेड की तरफ। और जब यहां पर पास आने की स्थिति हो, जब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, स्रोत और प्रेक्षक के लिए, कि अगर पास आने की स्थिति हो तो उस स्थिति में आवृत्ति बढ़ती है, तरंगदैर्घ्य कम होता है और कम होता है वॉयलेट शिफ्ट की हम बात करते हैं, यानी इसको नीला या बैंगनी शिफ्ट भी हम कहते हैं। और उस स्थिति में हमने क्या पाया कि जो डेल्टा एन यानी आवृत्ति में परिवर्तन धनात्मक, लैम्डा में परिवर्तन ऋणात्मक। यहां क्या पाया रेड शिफ्ट में कि जो आवृत्ति में परिवर्तन होगा वो ऋणात्मक और लैम्डा में परिवर्तन धनात्मक हो जाएगा। इसके यूज कैसे होंगे, मतलब ये डॉपलर प्रभाव जो हमने फॉर्मूले सीखे ये कहां कहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल बात ये रहती है कि जब भी किसी प्रकाश स्रोत और जो भी प्रेक्षक है उनके बीच में सापेक्षिक गति हो, सापेक्षिक गति की वजह से उस वास्तविक आवृत्ति में या वास्तविक तरंगदैर्घ्य में हमें परिवर्तन वहां पर नजर आता है और उस परिवर्तन की वजह से हम सापेक्षिक गतियों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहां पर क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड के विस्तार को समझने में, मतलब अगर कोई भी एक प्रकाश स्रोत है, वहां से जो हमें प्रकाश मिल रहा है, उस प्रकाश के मिलने पर उसका जो वास्तविक तरंगदैर्घ्य या वास्तविक आवृत्ति है उससे हमें जो परिवर्तन महसूस होता है या जो परिवर्तित होकर डेल्टा लैम्डा या डेल्टा एन मिलता है, वो इस तरीके का होगा कि वो जो भी पैटर्न होगा वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा, लाल विस्थापन या रेड शिफ्ट की तरफ हम शिफ्ट होता देखेंगे। क्यों, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के लिए हम बात करते हैं तो समय के साथ हम इसके विस्तार की बात करते हैं। सापेक्षिक गतियां इनको दूर ले जा रही है और दूर ले जा रही है तो उस स्थिति में लैम्डा बढ़ेगा, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, आवृत्ति कम होगी और लाल विस्थापन रेड शिफ्ट अपन उसको कहते हैं, उसके थ्रू इस बात को साबित करते हैं
किसी भी प्रकाश स्रोत का हमारे या पृथ्वी के सापेक्ष वेग ज्ञात करने में, हम मान लो किसी स्पेसशिप में जा रहे हैं, कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा है, उसका वास्तविक आवृत्ति क्या है, हमें क्या वहां पर आभासी आवृत्ति मिल रही है, कितना परिवर्तन मिल रहा है, उसके हिसाब से हम वहां पर बता सकते हैं कि हम हमारे सापेक्ष उसका या उसके सापेक्ष हमारा जो भी सापेक्षिक वेग है v वो कितना होगा, वो हम वहां से निकाल सकते हैं। या हम ये पता कर सकते हैं कि आवृत्ति बढ़ रही है, बढ़ी हुई प्रतीत हो रही है या कम होती हुई हमें प्रतीत हो रही है, तो पता लग जाएगा कि वो दूर जा रहा है या पास आ रहा है। इस तरीके से अपन इनको डॉपलर को प्रकाश में इस्तेमाल कर लेते हैं। सवाल के रूप में बात करूं तो देखेंगे 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की विकिरण उत्सर्जित करने वाला एक तारा इस वेग v से पृथ्वी की ओर, यानी ये पृथ्वी के सापेक्ष उसका वेग दे दिया, उसका जो तरंगदैर्घ्य है लैम्डा वो अपने को दे दिया, और वेग से पृथ्वी की ओर आ रहा है, पृथ्वी की ओर आएगा तो उस स्थिति में डेल्टा एन यानी जो आवृत्ति में परिवर्तन होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा, यानी आभासी आवृत्ति ज्यादा अपीयर होगी, यानी डेल्टा एन क्या होगा, धनात्मक, और डेल्टा लैम्डा क्या हो जाएगा वहां पर, ऋणात्मक हो जाएगा। तो अब बात कर रहे हैं कि पृथ्वी पर प्राप्त विकिरण के तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन क्या होगा। तो तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन का जो फॉर्मूला हम जानते हैं डेल्टा लैम्डा, वो क्या जानते हैं, माइनस ऑफ v बाई सी इंटू लैम्डा। जो परिवर्तन होना है उस परिवर्तन को हम देखते हैं, तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन यानी डेल्टा लैम्डा को ही हमें पता करना है, माइनस इसलिए क्योंकि हम ये जानते हैं कि अपनी तरफ आ रहा है तो तरंगदैर्घ्य कम होगा, उस कमी को बताने के लिए माइनस। v जो है वो वैल्यू हमारे पास है 1.5 इंटू 10 पावर 3, जो c है c की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 हम जानते हैं, और जो लैम्डा तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है वो 5000 एंगस्ट्रॉम हमें दे दिया है। तो ये यहां पर ये 5000 एंगस्ट्रॉम इसकी वैल्यू हमने लिख ली है। सॉल्व करेंगे तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये पावर 3 है, ये पावर 8 है, पावर 5 बच जाएगी, पावर 5 बच जाएगी, और यहां पर ये पावर 3 है, तो वापस से यहां से 3 से इसको काटेंगे तो यहां पर, या यूं कह दे कि ये पावर 3 और 3 मिलाकर इसको जब काटेंगे तो ये यहां पर कितना बचेगा 100, और इसी को ये 3 को काट दो आप यहां से 0.5, और ये 0.5 इंटू 2, तो 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2.5, तो ऊपर बच गया 2.5 और नीचे बच गया 100 कितना एंगस्ट्रॉम। अब इसी को जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.025 एंगस्ट्रॉम, यानी इतना हमें डेल्टा लैम्डा मिला है, या यूं कह दे तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हमें मिला है। माइनस का मतलब मैंने आपको बताया कि ये तरंगदैर्घ्य में कमी को व्यक्त करता है। एक और सवाल पर आते हैं, इसमें कह रहा है कि दूर के तारे की तरंगदैर्घ्य लैम्डा अपने को दे दी गई है 5700 एंगस्ट्रॉम। यदि प्राप्त वर्णक्रमीय प्रकाश का विस्थापन लाल रंग की तरफ है, इसका क्या मतलब है, सापेक्षिक गति इनको दूर लेके जा रही है, दूर लेके जा रही है, तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से जो यहां पर विस्थापन है वो विस्थापन कितना दे दिया, डेल्टा लैम्डा हमें दे दिया 1.9 एंगस्ट्रॉम। और हमसे पूछा है कि पृथ्वी के सापेक्ष तारे का वेग ज्ञात करो, तो बिल्कुल हमें फॉर्मूला यहां से पता है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू, यहां पर डेल्टा लैम्डा पॉजिटिव हम कह पा रहे हैं क्योंकि लाल रंग की तरफ विस्थापन हो रहा है, तो डेल्टा लैम्डा प्लस v बाई सी इंटू लैम्डा। अब इस डेल्टा लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.9 एंगस्ट्रॉम। जो ये सापेक्षिक वेग है ये वेग हमें ज्ञात करना है, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर 8, और यहां पर जो लैम्डा है ये कितना है 5700 एंगस्ट्रॉम। अब हम इस एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम को यहां पर उड़ा सकते हैं, या ये 10 की घात जो -10 होता है इसको अपन यहां से काट सकते हैं। इसके बाद हमें v पता करना है, तो v को हम एक तरफ रख सकते हैं, ये 1.9 एक तरफ चला गया, ये 3 इंटू 10 पावर 8 एक तरफ चला गया, डिवाइड में ये यहां से 5700 आ जाएगा। अब ध्यान से समझो, मैं यहां से इस पॉइंट को हटाकर नीचे एक 10 लिख देता हूं, और यहां से ये 3 0 इसको काटेगी तो ये 10 की घात 5 बच जाएगा, और ये 19 से 57 हम 3 बार काट सकते हैं और 3 से 3 काट सकते हैं, तो कुल मिलाकर अपने को ऊपर बचा 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड, इसका वेग हमें पता लग गया। एक और सवाल यहां से है, इसमें कहा एक अंतरिक्ष यात्री जब चंद्रमा के निकट पहुंचता है तो 5000 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति के संकेत भेजता है, यानी ये वास्तविक आवृत्ति जो वो फेंक रहा है वो उसने कह दी, और कहा है कि जब वो वापस परावर्तित होकर आती है तो उसकी आवृत्ति 86 किलोहर्ट्ज 86 किलोहर्ट्ज बढ़ जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, यानी डेल्टा एन अपने को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। अंतरिक्ष यात्री का वेग चंद्रमा के सापेक्ष क्या होगा, अब इस बात को ध्यान से समझिएगा।
हमें पता है कि इस स्थिति में जो डेल्टा एन का फॉर्मूला है, चूंकि आवृत्ति हमें बढ़कर मिल रही है तो प्लस वी बाई सी इंटू एन करीब जाने की कंडीशन है, ये चंद्रमा के करीब जा रहा है, जो भी स्पेसशिप में बैठा है उसकी अंतरिक्ष यात्री की का सापेक्षिक वेग चंद्रमा की तरफ है। अब बात क्या है यहां पर, बात इतनी सी है कि ये मान लेता हूं चंद्रमा की सतह है इस तरीके से, और ये मान लेता हूं वो स्पेसशिप है। वो क्या करता है, एन आवृत्ति यहां से उत्पन्न करता है, सापेक्षिक वेग यहां से v है, तो ये v सापेक्षिक वेग से उसकी तरफ जाता है। ये तरंगे जाती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। स्रोत भी कौन है, यही है। प्रेक्षक भी कौन है, यही है। चंद्रमा की सतह यहां पर एक परावर्तक सतह की तरह काम करती है, और हम यहां पर यह बात कहे हैं कि ये सतत यहां पर इसका जो प्रकाश का डॉपलर इफेक्ट है, ये सतत रूप से यहां पर अपने को रिजल्ट देता है। इसका मतलब यह है कि स्रोत और प्रेक्षक के अलग अलग वेग से अलग अलग प्रभाव नहीं पड़ता, अल्टीमेटली स्रोत और प्रेक्षक के सापेक्षिक वेग से प्रभाव पड़ता है। अब ध्यान से देखो, क्या इसको अपन एक सतह ऐसी मान सकते हैं जिसका काम सिर्फ इसको आने वाली तरंगों को परावर्तित करके पीछे ले जाने का है? यानी इसको यूं कह सकता हूं कि एक मिरर, दर्पण जैसा मान लो थोड़ी देर के लिए, और ये जो स्रोत है यहां से तरंगे आनी है, और इस स्रोत की ही इमेज अगर मैं यहां पर बना दूं तो ये क्या हो जाएगा, तरंग इस तक आनी है और इस तक जानी है, तो जाने वाली तरंगों को इधर ना भेजकर मैं इधर भेज दूं। अब देखो कि इस मिरर के जितना करीब अपन आते हैं, ये हमारी इमेज भी उसके उतना ही करीब आती है। मतलब अगर ये एक अंतरिक्ष यात्री इस तरफ वी वेग से जा रहा है, चांद की तरफ अगर वी वेग से जाता है, तो इसकी इमेज भी चांद की तरफ वी वेग से जाएगी, और यही इमेज क्या है, हमारा प्रेक्षक है। अब देखो स्रोत और प्रेक्षक के बीच का सापेक्षिक वेग कितना हो जाएगा, यहां से 2v। ये हम यहां से कहना चाहते हैं। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं कहता कि यहां से प्रकाश तरंग आती है और इसको वो ऑब्जर्व करनी है, तो इसके और इसके बीच का सापेक्षिक वेग v है। पर जब दर्पण में हम खुद v चाल से चलते हैं, तो हम और हमारी परछाई के बीच की सापेक्षिक चाल, ये अपन ऑप्टिक्स में भी पढ़कर आते हैं कि दर्पण में हम अगर दर्पण की तरफ चल रहे हैं तो हमारी परछाई और हमारे बीच का सापेक्षिक वेग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो परावर्तित होकर आने वाली तरंगों के लिए आवृत्ति में परिवर्तन 86 किलोहर्ट्ज फील करता है, इसका मतलब जो सापेक्षिक वेग की जगह मुझे 2v रखना पड़ेगा, जहां v क्या है, v उसकी चांद के सापेक्ष वेलोसिटी है। तो ज्ञात तो मुझे वही करना है, चांद के सापेक्ष वेग, तो ज्ञात तो मुझे v ही करना है, पर मैं फॉर्मूले में, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज हम आपतित और परावर्तित तरंगों या स्रोत और प्रेक्षक के बीच के सापेक्षिक वेग की जब बात करें तो कॉन्सेप्ट वो मुझे 2v के बराबर दे रहा है। तो कुल मिलाकर वेग की जगह मुझे 2v लिखना है। जो डेल्टा n है वो लिख दूंगा, n है वो लिख दूंगा, c जो है प्रकाश का वेग लिख दूंगा, और जो v है v की जगह 2v लिखकर पूरा सॉल्व कर लूंगा और v का मान में निकाल लूंगा, और वही हमारा मीटर पर सेकंड में अगर आता है तो उसको किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके उसको हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां से टॉपिक बचता है छोटा सा, इसको हम कहते हैं प्रतिध्वनि। इको अपन इसको इंग्लिश में कहते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा, प्रतिध्वनि या इको क्या होता है कि कोई भी सतह है, जब हम कोई भी ध्वनि उत्पन्न कराते हैं तो वो ध्वनि जाती है, टकराती है उस सतह से, और टकराकर वो तरंगे वापस आती है। तो बस वही परावर्तित होकर आने वाली तरंगों को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। अब प्रतिध्वनि कितनी देर बाद सुनाई देगी, ये हमारे सामने मुद्दा रहता है। तो सिंपल सी बात यही रहती है कि ध्वनि तरंगों को जाना है और वापस टकरा के आना है। तो अगर मेरे और दीवार के बीच में दूरी d है, तो वास्तव में ध्वनि तरंगों को d जाना और d आना पड़ेगा, यानी कुल मिलाकर उसको 2d दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यही चीज हम यहां से कहते हैं कि ये d दूरी के बीच में अगर कोई आदमी और यहां से कोई परावर्तक सतह है, तो कुल मिलाकर जब हम किसी व्यक्ति को स्वयं की प्रतिध्वनि सुनने की बात करेंगे तो लगा हुआ समय 2d दूरी तय करने के बाद v वेग से उस तरंग को चलने में जो समय लगेगा उसके थ्रू हम लिखेंगे। तो प्रतिध्वनि सुनने में किसी व्यक्ति को स्वयं की वो समय लगेगा 2d/v, जहां पर हम कह सकते हैं कि जो d है वो प्रेक्षक और परावर्तक सतह के मध्य की दूरी है और v ध्वनि का वेग है। एक क्वेश्चन के थ्रू इस बात पर आते हैं कि एक व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर ताली बजाता है। मान लिया 2 पहाड़ हैं, उनमें से एक पहाड़ की चोटी पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, और उसको वो जो ध्वनि तालियों की है वो जाती है और टकराकर उस आगे वाले पहाड़ से टकराकर 1 सेकंड बाद वापस सुनाई देती है।
अब यह कहता है कि यदि ध्वनि दूसरे पहाड़ से परावर्तित होकर आती है तो व्यक्ति व परावर्तक बिंदु के मध्य की दूरी क्या है। तो बात वही है कि अगर मैं व्यक्ति हूं, यहां से अगर हम खुद क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं, तो जो साउंड उत्पन्न होगा वो दूसरी पहाड़ी से टकराकर वापस आना है। और अगर मेरे और उसके बीच की दूरी जो कि मुझे ज्ञात करनी है वो अगर d है, तो यही हम यहां से कहते हैं कि पहाड़ की चोटी से दूसरे पर्वत के मध्य की दूरी अगर d है तो जो समय लगेगा d जाने में, d दूरी उसको जाने में तय करनी है, d दूरी आने में तय करनी है, तो इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं 2d/v, या d/v जाने का d/v आने का। तो यही समय यहां पर अपने को पता करना है। तो हमने कह दिया कि समय अगर 1 सेकंड हमने दिया हुआ है तो d दूरी हमें पता करनी है, तो परावर्तन के पश्चात 1 सेकंड का समय लगा, तो t बराबर 1 रखा। d पता करना है, जो वेग है 340 दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे, d की वैल्यू आ जाएगी 170 मीटर। तो हमें फाइनली पता लग जाएगा कि जहां से हम ताली बजा रहे हैं और उस परावर्तक सतह के बीच की दूरी 170 मीटर है।